जब भी ऐसी मतलब पोजीशन आ जाती है वॉर की, जैसे भी LAC पर चीन और भारत का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि युद्ध कर लेना चाहिए और युद्ध हो जाना चाहिए, आर पार की लड़ाई कर देनी चाहिए। पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये वॉर शब्द क्या इतना आसान है? क्या युद्ध कर देना क्या इतना आसान है? आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? देखिए, इसमें मैं अलग तरीके से थोड़ा देखना चाहूँगा कि आज की जो युद्ध है ना, जैसे वो हम चाइना के साथ डिसिसिव वॉर नहीं लड़ सकते जैसे पाकिस्तान के साथ लड़ा था, क्योंकि बहुत बड़ा ये भी एक सुपर पावर है ना, उसको अंडर एस्टिमेट करना ये। दूसरी बात, हम अभी अभी एक कोरोना के बहुत महामारी से पास हुए, काफ़ी इकोनॉमिकल क्राइसिस है, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक क्राइसिस है। इस वक्त बहादुरी उसमें नहीं है कि हम युद्ध लड़के जीत भी जाएं, बहादुरी उसमें है कि हम युद्ध को अवॉइड करें, बराबर। क्योंकि इकोनॉमिकली भी हम लोग बैकवर्ड, जैसे कि इकोनॉमिकली कहा जाता है कि इवन पाकिस्तान वॉर में हम 10 साल पीछे छूट चुके थे। हालांकि आज के युद्ध में कोई जीतता नहीं है, बराबर। सिर्फ आज के युद्ध में ये होता है कि इसके कम लोग मरे और इसके ज़्यादा लोग मरे, यार इनका कम डिस्ट्रक्शन हुआ, सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, इसे सॉल्यूशन नहीं। दूसरी बात है, हम सुपर पावर के साथ लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है कि हम चाइना को डिवाइड कर देंगे, ऐसा करके डिस्ट्रक्टिव हम रहेंगे। हाँ, इतना हम कह सकें, अगर थोपा गया युद्ध तो उसके लिए हमारी फौजें तैयार हैं, और फौजें इतनी ज़्यादा तैयार है। इसमें क्या है कि सिर्फ वेपन से काम नहीं होता, नंबर से काम नहीं होता, मोरल भी एक चीज़ होती है, एक मकसद जो होता है ना, वो भी एक चीज़ होती है, जो चाइनीज़ आर्मी में बहुत कम दिखाई देती है। वहाँ लोग शायद एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं, यहाँ मिशन की तरह काम करते हैं, और पूरी जनता, हाँ, पूरी जनता भी साथ में है, तो पूरे इन्वॉल्वमेंट है, आपका मोरल बढ़ जाता है, बराबर। आपने वो शायद फिल्म देखी होगी 300, 300 में 300 के सामने 3 लाख लोगों के सामने 300 लोग लड़ते हैं। तब उसको पूछा जाता है कमांडर को कि 3 लाख के सामने 300 कैसे लड़ेंगे। तो 3 लाख में कुछ किसान थे, कुछ बिजनेसमैन थे, वो सब अलग अलग जगह से, कुछ नौकरी वाले थे। यहाँ 300 लोग सोल्जर थे। वो कमांडर बोलता मेरे पास 300 सैनिक है और तुम्हारे पास 3 लाख आदमी हैं। तो ये बात होती है। अभी देश में रफाल का मुद्दा बहुत उछाला गया, बहुत चला, और अल्टीमेटली रफाल जो है हमारी भारतीय वायुसेना का, ये अभी 10 सितंबर को इंक्लूड हुआ है। तो अभी आप क्या पोजीशन देखते हैं हमारे भारतीय वायुसेना की? हमारे सिपाहियों का कैसा मॉरल रहेगा? देखिए, इसमें पोजीशन क्या होती है, चेस की तरह पोजीशन है। आप कौन सा मोहरा कहाँ पर और कितने मोहरे तुम्हारे पास बचे हुए कितने हैं, उसके ऊपर सामने वाले पर साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट पड़ता है। तो हमारे पास रफाल आ गया तो हमारी पावर बढ़ गई, ब्रह्मोस हमारे पास आ गया, जो सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया, हमारी मोरल बढ़ गई, बराबर। तो वो जो पोजीशन है ना, वो सामने वाले को हराने के लिए, सामने वाले को साइकोलॉजिकली डराना भी बहुत ज़रूरी है। और आजकल की जो वॉर है, साइको ज़्यादा वॉर होती है और स्ट्रेटेजिकली ये ज़्यादा युद्ध के अंदर रोल प्ले करता है। तो रफाल आने से बहुत बड़ा फ़र्क आ गया, मोरल के अंदर भी फ़र्क आ गया। फ़र्क हमारे नहीं, अपोजिट एनिमी साइड में भी काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ा है इसके बारे में कि इनके पास अभी वो हथियार है। पहले क्या एक इमेज थी कि हमारे पास सब पुराने हथियार है, हम फुली इक्विप्ड नहीं है। आज हमारे पास सारे के सारे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्न वॉरफेयर के जो इक्विपमेंट्स है वो हम ला चुके हैं, आ चुके हैं। ऐसा नहीं कि ऑर्डर किया है और अभी 5 साल के बाद, इट इज़ ऑलरेडी ऑपरेशनल। और सबसे पहला उसका LAC के ऊपर उसको तैयार भी किया गया है, मतलब रेडी करके हमारे युवा हैं, काफ़ी चीज़ों में अपना स्कोप देखते हैं, पर जो हमारी जो एयरफोर्स है, हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनमें उनके लिए क्या स्कोप है? उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई, लाइफ आइदर इज़ ए ग्रेट एडवेंचर और नथिंग। जवानी का हमारा जो वक्त होता है ना, वो अगर हम जितना साहस में in the beginning of your career, it is not important what you earn, the most important is what you learn। तो आप क्या सीखते हैं शुरू में, जो आपकी जवानी के टाइम के अंदर, वो आपकी बाकी की ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क लाने वाला है। तो फ़ौज की जो या डिफेंस की जो सर्विसेज है, हम तो उसमें से पास हो चुके हैं। हमारे टाइम पे इतना ब्राइट कैरियर्स भी नहीं था, बट उस वक्त हमारा एक जो जोश है, एक जज्बा है, वो हमको वहाँ पर बनाए रखता था। कोई भी पूरे हिंदुस्तान से जो फ़ौज में जाते थे, सब लोग नहीं जाते थे, बड़ी मुश्किल से, जो बहुत ही ज़्यादा अंदर से कहते हैं ना कि फ़ौजी सारे जहाँ की बेचैनियाँ समेट कर, जब खुदा से कुछ भी नहीं बनता, तब जाके वो एक फ़ौजी बनाता है। तो वो जो जज्बा है, वो लेके हम जाते थे। आज के टाइम के अंदर युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि आप कैरियर बनाना चाहते हैं, तो वाई नॉट टू गेट
बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। मीन्स आप पैसा भी कमा सको, आप कैरियर भी बना सको, प्राउड भी उसके अंदर, आपको एक जज्बा भी उसके अंदर हो, देश सेवा भी हो जाए साथ साथ में, बराबर है, और लाइफ की थ्रिल भी उसके अंदर आ जाए। तो ये जो सारी कॉम्बिनेशन है ना, वो डिफेंस सर्विसेज के अंदर आ आप जाए। पूर्व सैनिक सेवा परिषद के प्रेसिडेंट भी हैं और इसमें काफ़ी फौजियों का समूह से बना हुआ है पूर्व सैनिक सेवा परिषद। एक युवा को अगर जाना है एयरफोर्स में तो वो उसको टेक्निकल चीज़ों का इतना नॉलेज नहीं होता है, वो किस तरीके से इन्वॉल्व हो, किस तरीके से उसको गाइडेंस मिले। तो आपके यहाँ अगर कोई आता है या आपको कोई कांटेक्ट करता है तो आप मतलब किस तरीके से उनको गाइडेंस देखिए, देंगे? सबसे पहले तो अभी नया डेवलपमेंट ये है कि हमने पूर्व सैनिक की एक फुल फ्लेज हमने ऑफिस बना दी है गोत्री रोड के ऊपर, और वहाँ पर हमने ऑफिस में बोर्ड भी हमने ये कहा कि फॉर प्रशिक्षण केंद्र, मतलब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मेजर हम यही काम करने के जिनको फौज में जाना है, जिनको आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में जाना है, उनको सारी एग्ज़ाम्स की डेट्स वगैरह, गाइडेंस वगैरह सब कुछ वहाँ पर दिया जाएगा। उनको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी किया जाएगा, बराबर है, और या तो उनको गाइड किया जाएगा कि कहाँ पर उसकी ट्रेनिंग होती है। क्योंकि जैसे कि 12th के बाद, आफ्टर 12th द स्टूडेंट कैन गो टू द आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, जो भी वो चूज़ करते हैं। तो एनडीए में ज्वाइन होने के लिए 12th साइंस पास होना बहुत ज़रूरी है। तो 12th के बाद अगर उसको ज्वाइन होना है तो उसकी एक हफ्ते की सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में उनका सिलेक्शन होता है, जो काफ़ी टफ होता है। तो उसके लिए हम इनको तैयार कर सकते हैं। मतलब आप तीनों सेनाओं के बारे में आप उनको हाँ, तीनों गाइडेंस से, प्रोवाइड कर सकते क्योंकि हैं। ये जो पूर्व सैनिक सेवा परिषद हमारी जो है वो कोई एक एयरफोर्स की या आर्मी की नहीं है, पूरे फौजियों की, एक्स वेटरन्स, एक्स वॉरियर की है, वेटरन्स की हैं। तो हमारा काम होगा कि और हम लोग, जैसा भी 15 अगस्त को था तो मेरा वेबिनार पे था कि भाई युवाओं के लिए क्या मैसेज है। तो ये कैरियर बनाने के लिए कहाँ कांटेक्ट करना, कैसे करना, और कब एग्ज़ाम, अब जैसे अभी एयरफोर्स की एग्ज़ाम डिक्लेयर हुई है सिलेक्शन के लिए, अहमदाबाद में होने वाली है, तो वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वहाँ पर उनको बोर्ड पे डिस्प्ले की जाएगी। हम व्हाट्सअप के थ्रू और बाकी सब मैसेज के थ्रू युवाओं को हम ट्रेन करेंगे। मेल्स तो जाते ही हैं, प्रेफर करते हैं। वुमेन्स के लिए किस तरीके से आप इस फील्ड को देखते हैं? मैंने जैसे बड़ोड़ा हाई स्कूल में एक मोटिवेशनल 15 अगस्त का या विजय दिवस का हम लेक्चर ले रहे थे। पूरे स्पीच के बाद मैंने सिर्फ पूछा बच्चों को, लड़कियां भी थी और लड़के भी थे, किन को फौज में जाना है। यू विल नॉट बिलीव, लड़कियों ने ज़्यादा लड़कियों ने हाथ ऊपर किया था, बराबर। तो आजकल लड़कियां तो इज अ वुमन पावर। और एयरफोर्स में तो अभी फौज कितने सारे, अभी अपने न्यूज़पेपर में रिपोर्ट देगी कि फाइटर पायलट भी बन गई, हेलीकॉप्टर पायलट अभी भी बन रफाल गई। की भी एक जो रफाल भी फ्लाई करने वाली है, और वो भी फर्स्ट वुमेन है, प्लस शी इज गोइंग टू फ्लाई इन लेह लद्दाख में भी उसको पोस्ट करने वाले हैं। तो ये तो लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा ब्राइट कैरियर बनते जा रहा है, तो होना चाहिए मतलब जी। और मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि एयरफोर्स का जो सुपीरियरिटी हमारी हो, प्रिसिशन के साथ जो अटैक, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक 10-15 मिनट के अंदर 300 लोगों को ख़त्म करके आ भी गए, उनको पता भी नहीं चला। तो ये जो मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बहुत ही बढ़िया एयरफोर्स हमारा प्लान करता है। और सिर्फ अच्छे वेपन से काम नहीं होता, दिमाग से, डिसिप्लिन से और ये सबसे होता है। मुझे याद है कारगिल वॉर के अंदर वाजपेयी जी ने एयरफोर्स को बोला था, जब क्योंकि उनकी सेना अंदर घुस आई थी और उनको खदेड़ना था। ये एक ऐसा मौका था जहाँ पर हम फुल फ्लेज वॉर में नहीं जा सकते थे, बराबर। फुल फ्लेज वॉर में जाएंगे तो फिर पूरी दुनिया के अंदर ये होने वाला था और फिर काफ़ी लंबा हो जाता। तो इन्होंने बोला कि हम फुल फ्लेज वॉर में नहीं जा रहे, लेकिन जो अंदर घुस चुके हैं उनको खदेड़ के इनसे यहाँ से बाहर निकालना, ये हमारा काम था। उसमें एयरफोर्स को रोल दिया गया था कि हमको उनके ऊपर, उनकी बॉर्डर को क्रॉस किए बिना उनके ऊपर अटैक करना है। अब आप सोचो, एक MiG-21 अगर 1500 किलोमीटर की स्पीड पे फ्लाई कर रहा हो, टर्न भी मारता है तो पाकिस्तान बॉर्डर में घुस जाता है, टर्निंग में भी, क्योंकि इतना लंबा उसका पेरीफेरी होता है। तो उनको कमांडर ने उनको ऑर्डर दिया था कि कोई भी प्लेन 34,000 फीट की हाइट से फायर करेगा। सोचो, आपके हाथ ऐसे बांध दिए जाते हैं, 34,000 फुट की हाइट से ही फायर करना है। एक पहली रीज़न, उनकी बॉर्डर में घुसना नहीं है। और 34,000 फुट की उस वक्त के जो वेपन थे वो इतने मॉडर्न भी आज के नहीं थे, लेकिन वाई 34,000, क्योंकि उनके पास जो मिसाइलें थी, अगर आप बॉर्डर क्रॉस कर गए तो उनकी मिसाइल फायर होगी। उनकी जो रेंज थी वो 30,000 फीट की थी। 30,000 फीट की हाइट पे मिसाइल आने वाली है, वो आए तब भी आपको टच न करे, उतने हाइट पे आपको जाना है और वहाँ से आपको एम लेना है।
तो ऐसा डिफिकल्ट टास्क जो है एयरफोर्स ने निभाया है और किया है। मतलब इंडियन एयरफोर्स के पराक्रम को तभी पूरी पराक्रम, दुनिया तो ये अच्छे से पराक्रम की जानती बात है। तो मजा उसमें नहीं कि मेरे पास कितना बड़ा हथियार है, कितना मॉडर्न वेपन्स है, उसको मैं किस तरह से इस्तेमाल करता हूँ वो बहुत यूज है। जी, जब से बालाकोट स्ट्राइक हुई, अभिनंदन का नाम आया, तब से हमारे युवा काफ़ी काफी अट्रैक्ट हुए जाने हैं हमारे फोर्सेस हमारे की युवा है ना तरफ। सेलिब्रिटी को बहुत फॉलो करते हैं। हाँ। अनलेस यू बिकम सेलिब्रिटी दे विल यू विल नॉट बिकम अ रोल मॉडल। तो ये मेरा तो ख्याल है कि एयरफोर्स के जितने आर्मी के लोग हैं उनको सेलिब्रिटी का स्टेटस मिलना चाहिए, ताकि लोगों युवाओं को मोटिवेशन मिले। नहीं तो हम लोग फॉलो करते हैं स्टार्स को, क्रिकेटर्स को। सेलिब्रिटीज का स्टेटस भी मिलना चाहिए, और जो हाँ। हमारे मार्टियर्स हैं, जो देश मार्टियर्स के लिए उनको, अपनी हाँ। कुर्बानी देते हैं, जो हमारे शहर के नाम है उनके ऊपर उनके, हाँ, काफी रखने लोग की पहल करनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी उनके नामकरण शहर के जो एरिया उनके ऊपर होने चाहिए। होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि काफ़ी ऐसे इश्यूज हैं अभी चल रहे हैं, उसको किसी न किसी से लिंक अप कर दिया जाता है। कभी पॉलिटिक्स को सेना और पॉलिटिक्स को एकदम मिक्स कर दिया जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि पॉलिटिक्स को और जो हमारी सेना है उनको किस तरीके से अलग तरीके से चलाया जाए? देखिए, सबसे पहले तो हमारी सेना का एक रूल है कि पॉलिटिक्स उनको इफ़ेक्ट नहीं करती। जैसे हमारी जुडिशरी है, उनको पॉलिटिक्स इफ़ेक्ट नहीं करती, और जुडिशरी अपना डिसीजन लेती है, चाहे सामने कोई कितना भी बड़ा आदमी हो। तो ये जो सेना को बदनाम किया जाए, उससे हमारा मोरल पे फ़र्क पड़ता है। ये उनकी जिम्मेदारी है, चाहे ऑपोजिशन में है चाहे गवर्नमेंट में, कि सेना के मोरल को बनाए रखे और खाम खा उनको घसीटे नहीं पॉलिटिक्स के अंदर, बराबर। और उनकी जो उनका जो करिश्मा है, वो जो फाइट करते हैं, उनकी जो लाइफ है, उसको सपोर्ट करने की कोशिश करें। हर बात में वो सबूत न मांगें, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि हर बात में सेना ने मान लो सर्जिकल स्ट्राइक किया तो उसका सबूत दो, इसका सबूत दो। ये सबूत मांगने वाला तो अभी कुछ चालू हुआ है, वरना ऐसा कुछ होता नहीं है। और जो सेना एक बार बोलती है कि हमने ये किया है तो किया है, उसका बिकॉज ऑन रिकॉर्ड होता है, उनको प्रूव भी करना पड़ता है, सारी चीज़ें हैं। ये सब डिबेट में हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू कि भाई जो फौज है ना, वो ऐसे पॉलिटिकल जो इफेक्ट है उससे उनके मोरल पे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा मकसद, हमारा जो एम है वो बहुत क्लियर होता है। एक बार हम टारगेट पे जाते हैं, हम किसी की नहीं सुनते। फिर आज बहुत बड़ा दिन है, 8 अक्टूबर है, हमारे भारतीय वायुसेना का स्थापना दिन है। इस मौके पर आप हमारे देश के युवाओं को, हमारे देशवासियों को आप क्या मैसेज देना देखो, चाहेंगे? अभी जो मौसम जो जैसे ये कोरोना का ये सब चल रहा है, उसमें तो ये इसने हम सबको काफ़ी जगह दिया, अंदर से भी और बाहर से। तो इस वक्त तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भाई कांटों में रहकर भी फूलों से महकना सीखो, कीचड़ में रहकर भी कमल से खिलना सीखो। परिस्थितियों से अगर हम डर गए तो हम हिंदुस्तानी हो नहीं सकते। राख में रहकर भी अंगारों से दहकना सीखो। इतना मैं कहना चाहता हूँ। सर, थैंक यू सो मच। आपने हमारे व्यूअर्स से इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ शेयर की। तो ये थे एक्स सार्जेंट से वायुसेना के पूर्व अधिकारी एक्स सार्जेंट दिनेश पटेल जी। इस आज के इस 8 अक्टूबर के भारतीय वायुसेना स्थापना दिन के मौके पर आप सभी को अभिनंदन।